हेलो फ्रेंड, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी जेसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th की लोकतांत्रिक राजनीति। इसके फर्स्ट चैप्टर सत्ता की साझेदारी, इसके क्वेश्चन आंसर को करवाएंगे। इसमें फर्स्ट जो है संक्षिप्त में लिखने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें से पहला क्वेश्चन जो है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं। इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी लिख दें। तो इसका उत्तर होगा कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप में हो सकते हैं जो निम्नलिखित हैं। उसमें से पहला जो हो सकता है शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा। पहला पॉइंट है शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इसमें कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित प्रयोग नहीं करता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इसमें विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। इसके सबसे अच्छे उदाहरण जो है अमेरिका और भारत का है। यहाँ पे बता रहा है कि यह विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका कानून को लागू करती है तथा न्यायपालिका कार्य करती है। भारत में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के कानून की जांच करके उन पर नियंत्रण रखती है। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड पॉइंट, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट, सरकार के विभिन्न स्तरों में बंटवारा। तो पूरे देश के लिए एक सरकार होती है जिसे केंद्र सरकार या संघ सरकार कहते हैं। फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें बनती है जिन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। इस सत्ता के बंटवारे वाले देशों में संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। भारत में केंद्र और राज्य सरकार के अतिरिक्त स्थानीय सरकारें भी काम करती है। इसके बीच सत्ता के बंटवारे के विषय में संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है जिससे विभिन्न सरकारों के बीच शक्तियों को लेकर कोई तनाव न हो। तीसरा पॉइंट है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। तो इसमें है कि कुछ देशों के संविधान में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूपों से कमज़ोर समुदाय तथा महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए ताकि लोग स्वयं को शासन से अलग ना समझने लगे। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का अच्छा एक उदाहरण है। चौथा पॉइंट है राजनीतिक दलों व दबाव समूहों द्वारा सत्ता का बंटवारा। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के साथ आती जाती रहती है। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियां में सीधे भागीदारी करने या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। अमेरिका इसका अच्छा उदाहरण है। वहाँ दो राजनीतिक दल प्रमुख हैं जो चुनाव लड़कर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं तथा दबाव समूह चुनाव के समय व चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक दलों की आर्थिक मदद करके सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करके सत्ता में भागीदारी निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन,
भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारक बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारत में सत्ता का बंटवारा सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच हुआ है। जैसे सरकार, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और स्थानीय सरकार है। यहाँ पे है युक्तिपरक कारक है कि भारत एक धनी आबादी वाला देश है। पूरे देश के लिए एक ही सरकार के द्वारा कानून बनाना, शांति और व्यवस्था बनाना संभव नहीं है। इसलिए सरकार को विभिन्न स्तरों में बांट दिया गया है और उनके बीच कार्यों का बंटवारा संविधान में लिखित रूप से कर दिया गया है, जिससे ये सरकारें बिना झगड़े देश के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर शासन कर सके। सेकेंड यहाँ पे है नैतिक कारक। लोकतांत्रिक देशों में सत्ता का बंटवारा जरूरी है। यदि एक ही प्रकार की सरकारें होगी तो वह निरंकुश हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग की भागीदारी शासन में नहीं हो पाएगी, जो कि लोकतांत्रिक सरकार के लिए ज़रूरी है। इसलिए भारत में विभिन्न स्तरों पर सरकार का वर्गीकरण कर दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है कि इस अध्याय को पढ़ने के बाद 3 छात्रों ने अलग अलग निष्कर्ष निकाले। आप इनमें से किससे सहमत हैं और क्यों? अपना जवाब करीब 150 शब्दों में दें। जैसे यहाँ 3 बच्चे का नाम दिया हुआ है। थॉमन, जिस समाजों में क्षेत्रीय भाषाओं और जातीय आधार पर विभाजन हो, सिर्फ वही सत्ता की साझेदारी जरूरी है। दूसरा यहाँ पे छात्र जो है मथाई, ये बता रहा है कि सत्ता की साझेदारी सिर्फ ऐसे देशों के लिए उपयुक्त है जहाँ क्षेत्रीय विभाजन मौजूद होते हैं। तीसरा जो छात्र है औसेफ, ये बता रहा है कि हर समाज में सत्ता की साझेदारी की जरूरी होती है, भले ही वह छोटा हो या उससे सामाजिक विभाजन ना हो। इसके बाद यहाँ पे आप अपना निष्कर्ष देना है कि तीनों में से किसकी बातें से आप सहमत हैं। तो यहाँ पे हम योसेफ के निष्कर्ष से सहमत हैं कि हर समाज में सत्ता की साझेदारी की जरूरी होती है, भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन ना हो, क्योंकि सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। सत्ता की साझेदारी वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी डरे में हैं। वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है यह कि बेल्जियम में ब्रुसेल्स के निकट स्थित शहर मानचेटेम के मेयर ने अपने यहाँ के एक स्कूल में फ्रेंच बोलने पर लगी रोक को सही बताया। उन्होंने कहा कि इससे डच भाषा ना बोलने वाले लोगों को इससे फ्लेमिश शहर के लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी। क्या आपको लगता है कि यह फैसला बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की मूल भावना में मेल खाता है? आपका जवाब करीब 50 शब्द में देना है। तो यहाँ बता रहे कि इसका आंसर जो होगा, स्कूल में फ्रेंच बोलने पर लगी रोक को सही बताना बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की मूल भावना के खिलाफ है। बेल्जियम में जो व्यवस्था अपनाई गई है उसमें से सभी भाषा के लोगों को समान अधिकार दिए गए थे। इसलिए स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगाना सही नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से फ्रेंच भाषी लोगों की भावनाओं को हनन होगा। पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पे दिए गए उदाहरण को गौर से पढ़ें और इनमें सत्ता की साझेदारी के जो युक्तिपरक कारक बताए गए हैं उनमें से किसी एक का चुनाव करें। तो यहाँ दिया गया है कि महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने और संविधान निर्माताओं की उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमें पंचायतों को अधिकार देने की ज़रूरत है। पंचायती राज की वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है। यह सत्ता उन लोगों के हाथों में सौंपता है जिनके हाथों में इसे होना चाहिए। भ्रष्टाचार को कम करने और प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने का एक उपाय पंचायतों को अधिकार देना भी है। जब विकास की योजनाओं को बनाने और लागू करने में लोगों की भागीदारी होती है तो इन योजनाओं पर उनका नियंत्रण बढ़ेगा। इससे भ्रष्ट बिचौलियों को खत्म किया जा सकता है। इस प्रकार पंचायती राज लोकतंत्र की नींव को मजबूत करेगा। इसका आंसर हो जाएगा कि
इस उदाहरण में बताया गया है कि पंचायतों के स्तर पर सत्ता को बंटवारा जरूरी है, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार कम होगा तथा प्रशासनिक कुशलता बढ़ेगी। पंचायतों के अधीन जब आम लोग स्वयं अपने के लिए विकास की योजनाएं बनाएंगे और उन्हें लागू करेंगे तो भ्रष्ट बिचौलियों को समाप्त किया जा सकता है। जब स्थानीय लोग स्वयं योजनाएं बनाएंगे तो उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्र होगा, क्योंकि किसी स्थान विशेष की समस्या वहाँ के लोग भली भांति समझते हैं। इस प्रकार विकास करने के लिए ज़रूरी है कि पंचायतों को अधिकार सौंपे जाए, जिससे लोकतंत्र की नींव मजबूत होगी। छठा क्वेश्चन है कि सत्ता के बंटवारे के पक्ष और विपक्ष में कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। इनमें से जो तर्क सत्ता के बंटवारे के पक्ष में हैं उनकी पहचान करें और नीचे दिए गए कोड से अपने उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे सत्ता की साझेदारी, पहला यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है कि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। दूसरा है पक्षपात का अंदेशा कम करती है। तीसरा है निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटका देती है। चौथा है यहाँ पे विविधताओं को अपने में समेट लेती है। पांचवा है यहाँ पे अस्थिरता और आपसी फूट को बढ़ाती है। और 6 नंबर है सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है। और 6 नंबर में है देश की एकता को कमज़ोर कर देती है। इसमें जो ऑप्शन है वो क और ख सही है। घ नंबर और च तो सही बता रहा है। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है तो वही आंसर होगा। तो इसका आंसर देखो, स में दिया हुआ है क, ख और घ और च, तो इसका आंसर जो हो जाएगा स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ 7 नंबर कि बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता में साझेदारी की व्यवस्था के बारे में विभिन्न बयानों पर विचार करें। तो इसमें से दिया हुआ है कि बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्याओं ने फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। दूसरा है ख नंबर बता रहा है कि सरकार की नीतियों ने सिंहली भाषा बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया। तीसरा है अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने तथा शिक्षा तथा रोजगार में समानता के अवसर के लिए श्रीलंका ने तमिलों ने सत्ता के संघीय ढांचे पर बांटने की मांग की। और घ नंबर है कि बेल्जियम में एक एकात्मक सरकार की जगह संघीय शासन व्यवस्था लाकर मुल्क को भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया जाए। इसमें यह दिया हुआ है कि ऊपर दिए गए बयानों पर में से कौन सा सही है। तो इसमें सही जो हो रहा है ये म नंबर सही है, ख, ग और घ। अगला है सूची 1 सत्ता के बंटवारे के स्वरूप और सूची 2 में शासन के स्वरूप में मेल कराएं और नीचे दिए गए कोड को उपयोग करते हुए सही जवाब दें। इसमें से पहला है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। तो इसमें हम ऑप्शन पढ़ते हैं कि सामुदायिक सरकार, नहीं, इसमें जो हो जाएगा अधिकारों का वितरण, मतलब पहला का जो हो जाएगा ख नंबर हो जाएगा। दूसरा है विभिन्न स्तर की सरकारें के बीच अधिकारों का बंटवारा। तो इसका आंसर देख लेते हैं, सामुदायिक सरकार नहीं होगा, आर्थिक सरकारों का वितरण ये भी नहीं होगा, गठबंधन सरकार ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा संघीय सरकार। इसके बाद 3rd नंबर है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी। तो इसमें जो है सामुदायिक सरकार आ जाएगा ऑप्शन। और फिर लास्ट जो बच रहा है दो या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी को हम क्या कहते हैं, गठबंधन कहते हैं। अब ये ऑप्शन को हम कोड में देखते हैं। इसमें देख लेते हैं आप कोड में पहला में दिया हुआ है पहला का घ तो नहीं है, तो ये नहीं होगा। दूसरा में देख रहे हैं यहाँ पहला का ख सही है, दूसरा का घ तो नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब ये हो जाएगा दूसरा का घ इसमें है, तीसरा का क इसमें है और चौथा, तो ये आंसर जो हो जाएगा ग हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 9 नंबर की सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्नलिखित 2 बयानों पर गौर करें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर जवाब दें। तो इसमें
पहला दिया हुआ है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है। दूसरा है यहाँ पे ब नंबर कि इसमें सामाजिक समूहों में बंटवारा का अंदेशा घटता है। इसमें तो ऑप्शन दोनों सही लग रहा है, तो देखते हैं दोनों में क्या है। तो देखते हैं यहाँ क में, तो पहला में बता रहा है कि अ सही है लेकिन ब गलत है। दूसरा देखते हैं ख नंबर में कि अ और ब दोनों सही थे। आंसर जो हो जाएगा ये ख नंबर हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय।